तो कुल मिलाकर के जो प्रारंभिक राजवंश है राजस्थान में शासन करने वाला राजपूत राजवंश, वो गुर्जर प्रतिहार है। मूणोत नैणसी ने अपनी पुस्तक नैणसीरी ख्यात में प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। मूणोत नैणसी के अनुसार प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी और इन 26 शाखाओं में जो प्रमुख शाखाएं थी वो थी मंडोर की शाखा, जालोर की शाखा, कन्नौज की शाखा, उज्जैन की शाखा, राजोगढ़ की शाखा और बड़ौच की शाखा, जो पहले भृगुकच्छ के नाम से जाना जाता था, गुजरात का एक बंदरगाह नगर है। तो कुल मिलाकर के ये प्रमुख शाखाएं थी जिनके बारे में हमें मूणोत नैणसी की ख्यात से भी जानकारी मिलती है। और कुल मिलाकर के नैणसी ने कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26 शाखाओं का। ये प्रतिहार वंश की शाखाएं थी और इनमें जो सबसे प्राचीन शाखा थी वो शाखा थी मंडोर की शाखा। जो सबसे प्राचीन शाखा थी वो मंडोर की शाखा थी। तो सबसे पहले अपन मंडोर को पढ़ेंगे, मंडोर के प्रतिहार। मंडोर या मांडव्यपुर, मंडोर या मांडव्यपुर ये जोधपुर में है। इस वंश का जो आदि पुरुष था आदि पुरुष वो हरिश्चंद्र को माना जाता है। हरिश्चंद्र या इनका दूसरा नाम आता है रोहिलिदी। रोहिलिदी या हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष था। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? गठियाले के शिलालेख से। गठियाला शिलालेख जानकारी देता है कि प्रतिहार वंश का आदि पुरुष जो था वो हरिश्चंद्र था। ये प्रतिहार वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश प्रतिहार वंश वाले स्वयं को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। और ये कहते हैं कि इसीलिए इस वंश का नाम प्रतिहार वंश है, जो रामचंद्र जी के प्रतिहार जो थे वो लक्ष्मण जी थे। यानी कि उनके द्वार के ऊपर खड़े रहने वाले द्वारपाल जो थे रामचंद्र जी के लक्ष्मण जी थे। और इसीलिए लक्ष्मण के जो वंशज है वो प्रतिहार कहलाए। और चूंकि इनका प्रारंभिक शासन गुर्जर प्रदेश में था, कल ही मैंने आपको बताया था भीनमाल, जालोर और पाली का जो क्षेत्र था गुजरात से लगता हुआ, उसे गुर्जर तरा या गुजराष्ट्र के नाम से जाना गया। तो गुर्जर प्रदेश पर शासन होने की वजह से इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। तो कुल मिलाकर स्वयं को लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। और गठियाला शिलालेख इनका आदि पुरुष हरिश्चंद्र को बताता है। इसके आगे क्या था देखिए। सबसे पहले हरिश्चंद्र जो थे इनके 4 पुत्र थे। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे। हरिश्चंद्र के चारों पुत्रों में जो सबसे कुशल प्रशासक था वो रज्जिल था। हरिश्चंद्र का पुत्र रज्जिल था। और रज्जिल के नेतृत्व में अन्य 3 पुत्रों ने मिलकर के मांडव्यपुर पर अधिकार कर लिया था। यानी मंडोर पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार किया और अपनी
राजधानी बना लिया। और इस तरह से गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी हो गई मांडव्यपुर अथवा मंडोर, जो कि जोधपुर में है आज की तारीख में। रज्जिल का पौत्र था नागभट्ट प्रथम। रज्जिल के पुत्र नागभट्ट प्रथम ने, ये इस वंश का पहला प्रतापी शासक था, और इन्होंने मंडोर से अपनी राजधानी जो है, मंडोर से मेड़ता और मेड़ता से फिर जालोर स्थानांतरित कर दी, और इस तरह से प्रतिहार वंश की एक शाखा जालोर पहुंच गई। तो अब नागभट्ट जो है वो जालोर से शासन कर रहा, और इस मंडोर की जो शाखा थी, इसमें जो अन्य शासक हुए उनमें प्रमुख थे कक्कुक, बाउक, दुर्लभराज और भी शासक हुए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें कक्कुक को याद रखना है। कक्कुक को इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी हमने पहले जिक्र किया था कि गटियाला शिलालेख हमें जानकारी देता है प्रतिहारों के बारे में। तो गटियाले का जो शिलालेख है वो कक्कुक ने लिखवाया था। गटियाले का शिलालेख कक्कुक ने लिखवाया था। ये जो है हम बात कर रहे हैं मंडोर शाखा की। गटियाले का शिलालेख 861 ईस्वी में कक्कुक प्रतिहार शासक ने लिखवाया। तो कुल मिलाकर के ये प्रतिहारों का प्रारंभिक इतिहास, शुरुआती इतिहास है जो मंडोर से शुरू होता है। आगे चल करके तेरह सौ 95 ईस्वी में, क्योंकि इनकी जो पावर थी वो ट्रांसफर हो गई थी मंडोर से जालोर, क्योंकि जो प्राकर्मी शासक था अब जालोर से शासन कर रहा था, नाम था नागभट्ट। और नागभट्ट के बाद में उसके वंशजों ने जालोर से शासन किया, और ये जो शाखा थी मंडोर की शाखा, ये कमजोर पड़ गई थी। आगे चल करके 1395 ईस्वी में, आगे चल करके मंडोर के प्रतिहारों की इंदा शाखा ने मंडोर का दुर्ग राव बीरम के पुत्र, ये राठौड़ थे बीरम, राव बीरम के पुत्र चूंडा को दहेज में दे दिया। और इस तरह से मंडोर पर अब राठौड़ों का अधिकार हो गया। तो कुल मिलाकर के प्रतिहार वंश का जो शासन है वो मंडोर शाखा से शुरू होता है, और उसके बाद में उसका जो शासन है संपूर्ण भारत में फैलता है। लेकिन 14वीं शताब्दी आते आते जो है वो यहां पर मंडोर में राठौड़ों का अधिकार हो जाता है। और ये जो दहेज में देने वाली घटना है
ये 1395 ईस्वी की है। इसके बाद मंडोर पर राठौड़ों का अधिकार, और अब अगली शाखा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है जालोर शाखा। जालोर के प्रतिहार, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया था कि पहला नाम जो है वो नागभट्ट का है। पहला नाम है वो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट दूसरा भी आएगा इसी वंश में, इसलिए इसको फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड करना पड़ता है। और नागभट्ट फर्स्ट जो है इनका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी का माना जाता है। 730 से 756 तक नागभट्ट फर्स्ट ने शासन किया। मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता और मेड़ता से जालोर ट्रांसफर करने के बाद में इन्होंने पहला काम क्या किया, चावड़ों से भीनमाल छीन लिया। भीनमाल पर चावड़ा वंश का नियंत्रण था, उनसे इन्होंने भीनमाल छीना, चावड़ों से भीनमाल छीन लिया। और उसके बाद में उज्जैन और कन्नौज पर अधिकार किया। नागभट्ट प्रथम जो इस वंश का पहला प्रतापी शासक था, नागभट्ट जो प्रथम है इसका एक अन्य नाम नागावलोक भी मिलता है। नागावलोक या नागभट्ट प्रथम जालोर के प्रतिहार वंश का पहला शासक। नागभट्ट के बाद में वत्सराज, सात सौ छप्पन से लेकर के और 795 ईस्वी तक वत्सराज का शासन रहा था। और वत्सराज से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। प्रतिहारों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक था वत्सराज। और इसने न केवल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया बल्कि पाल शासक धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? जब ये बात आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष, तो त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष था क्या, तो यहां समझने की जरूरत है कि यहां देखिए इंडिया की उस समय की स्थिति की बात करते हैं। इंडिया में यह जो जगह है यह कन्नौज है, पुराना कान्यकुब्ज जो कन्नौज के नाम से जाना जाता था। छठी शताब्दी में कन्नौज जो है भारत की केंद्र, ये सत्ता का केंद्र बन गया था। यूं समझना चाहिए हमें, पहले यहां पर मोखरी वंश का शासन था। हमने कल जब राजस्थान में विभिन्न राजवंशों के बारे में जानकारी ली थी तो मैंने एक बात बताई थी कि मोखरी शासक यशो वर्मा ने नरसिंहगुप्त बालादित्य के साथ मिलकर के और अटैक किया था और ऊनों को पराजित करके राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया था। ये मोखरी यहां पर सत्ता में थे और यहां पर
पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन का शासन था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह मोखरी वंशीय शासक के साथ किया, राज्यश्री का। और प्रभाकर वर्धन के दो बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। राज्यवर्धन, ये कहानी लंबी है, राज्यवर्धन मारा गया, मोखरी वंशीय शासक मारा गया और उसके स्थान पर फिर कन्नौज की सत्ता जो है वो अपनी बहन के कहने पर, राज्यश्री के कहने पर और वहां की जनता के कहने पर यह सत्ता हर्ष ने संभाल ली थी। जबकि हर्ष की राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी, जो हरियाणा में थानेश्वर थी। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और हर्षवर्धन ने शासन किया। और हर्षवर्धन ने शासन किया, नर्मदा तक अपना उसने साम्राज्य फैलाया था। ऐहोल प्रशस्ति लेख के अनुसार 634 ईस्वी के आसपास में हर्षवर्धन के बीच में और पुलकेशिन के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो गया था। इसलिए हर्षवर्धन दक्षिण में तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन संपूर्ण उत्तर भारत, जिसको हम आर्यावर्त कह सकते हैं, वहां पर हर्षवर्धन का शासन था। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उसके बाद में ये कन्नौज, क्योंकि सत्ता और व्यापार का प्रमुख केंद्र था, कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 3 राजवंशों में संघर्ष शुरू हो गया। ये 3 राजवंश कौन कौन से थे? इन 3 राजवंशों की हम बात करें तो यहां बंगाल में, ये बंगाल वाला इलाका है, यहां पर पाल वंश का शासन था। और यह पश्चिमी भारत में जहां जालोर राजधानी थी, यहां पर शासन था प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का। और यहां दक्षिण में जो शासन था वो था राष्ट्रकूटों का। तो ये 3 राजवंश थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मोखरी वंश के बाद में यहां पर आयुध राजवंश का शासन था। इंद्रायुध और चक्रायुध में आपसी संघर्ष होता रहता था गद्दी को लेकर के, और उस मौके का फायदा उठा करके कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये तीनों राजवंश कोशिश कर रहे थे। और इसमें ही इन तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। कभी प्रतिहार और पालों के बीच लड़ाई होती, कभी पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ाई होती, कभी राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में लड़ाई होती। और यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला था। लगभग 100 वर्षों पर तक चलने वाले इसी संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अक्सर प्रश्न आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में हुआ? तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच में। अंतिम रूप से विजयी कौन हुआ इस त्रिपक्षीय संघर्ष में? तो प्रतिहार वंश। अंतिम रूप से विजयी होने वाला राजवंश कौन सा था? प्रतिहार वंश इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जीतने वाला राजवंश था। इस तरह से अब कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित हो गया पूरी तरह से। किसका? वत्सराज का। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रतिहार शासकों को, लेकिन इनका संबंध भारत के इतिहास से रहता है, इसलिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष बताना जरूरी हो गया। क्योंकि जब आप पालों को पढ़ेंगे तो भी यह टॉपिक आएगा, राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे तो भी यह टॉपिक आएगा, और प्रतिहारों को पढ़ेंगे तो भी यह टॉपिक आएगा, क्योंकि तीनों ने इसमें भाग लिया था। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष में झगड़ते हैं 100 वर्षों तक, और अंतिम रूप से विजयी होते हैं वत्सराज। वत्सराज जो था, इसने नियंत्रण कर लिया। वत्सराज के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इस वंश के दरबारी, जो वत्सराज का एक दरबारी विद्वान था, उद्योतन सूरी, यह नाम ध्यान रखें। उद्योतन सूरी ने जालोर में रह करके और कूले माला ग्रंथ की रचना की। प्रश्न आता है, कूले माला ग्रंथ की रचना किसने की? तो कूले माला जो ग्रंथ है
वो किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की रचना है। किस शासक के शासनकाल में ये की? तो ये वत्सराज के शासनकाल की घटना है और ये 778 ईस्वी में ये रचना जालोर में रह करके की थी। 778 ईस्वी की घटना और कहां पर? जालोर में, क्योंकि उस समय प्रतिहारों का जो केंद्र था वो जालोर था और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी जो है आगे चल करके वत्सराज के बाद में राजधानी प्रतिहारों की कन्नौज हो जाती है। वत्सराज के बाद शासक बनता है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड, अभी हमने पढ़ा था कि नागभट्ट जो प्रथम था उसे नागाव लोग भी कहा जाता है। प्रतिहार वंश का पहला पराक्रमी शासक जिन्होंने जालोर पर अधिकार किया था। नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज के इंद्रायुध को पराजित किया। इंद्रायुध को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। अब कन्नौज राजधानी हो गई प्रतिहारों की। मंडोर से जालोर और जालोर से अब कन्नौज। और नागभट्ट सेकंड ने गंगा में जल समाधि ले ली थी। गंगा में जल समाधि ली। किसने ली? नागभट्ट सेकंड ने। और नागभट्ट के बाद में जब अब राजधानी कन्नौज स्थानांतरित हो चुकी है तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो कन्नौज शाखा के रूप में पढ़ेंगे। तो प्रतिहारों की दो शाखाओं के बारे में आज अपन ने पढ़ा है, मंडोर की शाखा और जालोर की शाखा। अगले चरण में हम कन्नौज की राजपूत वंश की गुर्जर प्रतिहार शाखा को पढ़ेंगे और उसके बाद में अन्य राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।